अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टोशियोमेट्री पार्ट 1 कंसेप्ट ऑफ मोल। आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ मोल्स को स्टडी करेंगे। मोल क्या है? मोल क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है? तो मोल की डेफिनेशन के अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस which contain 6.022 exponent 10 की पावर 23 particles called mole। एक और डेफिनेशन, सारी डेफिनेशन से क्लियर करते हैं उसके बाद के ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कॉल्ड मॉल। और एक और डेफिनेशन के एटॉमिक मास फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम, एक्सप्रेस इन ग्राम कॉल्ड मोल। तो ये है आपके पास डेफिनेशन ऑफ मोल। अब हर एक अलग अलग डेफिनेशन से हम इसको क्या करेंगे, यहां पर स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा। तो मोल क्या है? मोल दरअसल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का क्या है, अमाउंट है, ठीक है। सॉरी, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस यानी किसी भी सब्सटेंस का मास विच कंटेन, जिसमें इतने नंबर कंटेन हो, यानी वो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इतने नंबर्स पर मुश्तमिल हो, तो फिर वो आपके पास क्या कहलाता है, मोल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ग्राम एटॉमिक मास आ जाए, ग्राम फॉर्मूला मास आ जाए और या ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाए, तो उसको भी आप क्या कह सकते हो, एज अ मोल कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि इस डेफिनेशन को जरा करेक्ट वे में यहां लिखी है कि एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास, इसको एक्सप्रेस करते हो ग्राम में, तो आपके पास क्या कहलाता है, मोल कहलाता है, ठीक है बेटा। तो इसे समझते हैं एग्जांपल्स की मदद से जरा, कि आपके पास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मिसाल लेते हैं, जैसे कि सब्सटेंस मेरे पास है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम है मेरे पास, ठीक है। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का अगर देखा जाए तो एटॉमिक मास क्या होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 1 AMU, ठीक है। क्या है, 1 AMU है। और इसको अगर मैं क्या करूं, एक्सप्रेस कर दूं ग्राम में, 1 ग्राम, तो ये बराबर हुआ एज अ 1 मोल के, ठीक है, मोल के बराबर हो गया। इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, 6.022 एक्सपोनेंट 10 पावर 23 होंगे, ठीक है। इसलिए इसको हम मोल कहते हैं। अब जरा अगेन H2, और ये अब आपके पास क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल। इसका मास अगर देखा जाए तो वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। अब एक हाइड्रोजन का कितने के बराबर हो, 1 AMU, तो दो है तो कितना हो जाएगा, 2, ये इसका AMU आ गया। अगर इसको मैं एक्सप्रेस करूं तो 2 ग्राम, अब ये कहलाएगा 1 मोल,
और इसके अंदर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल देखा जाए तो वो भी कितने होंगे 6.022 एक्सपोनेंट 10 पावर 23 पार्टिकल्स। अब जरा इसको और भी समझा देता हूं और एग्जांपल की मदद से, जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसका जो आपके पास मास होता है एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो दो हो गए तो कितने हो जाएंगे, दो होंगे तो 32। अब ये है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और इसको अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो फिर ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। और वन मोल के बराबर हो जाएगा। और 1 मोल के अंदर कितने नंबर है, 6.022 एक्सपोनेंट 10 पावर 23 पार्टिकल्स है। ठीक है भाई। अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिसाल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास एक मॉलिक्यूल है और इसके अंदर अगर देखा जाए तो कितना आएगा 44, यानी कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का हो गया ऑक्सीजन 2 टाइम से तो 32, इसको प्लस करोगे तो 4 और यहां पर भी 4, तो कितना आया 4 AMU। ठीक है। और इसको एक्सप्रेस किया आपने ग्रे में तो फिर ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। और इसके अंदर कितने नंबर होंगे, 6.022 एक्सपोनेंट 10 पावर 23। ठीक है। इसी तरह अगर आप ले लेते हैं C6H12O6, ये भी आपके पास एक कंपाउंड मॉलिक्यूल सपोज कर लो और इसका आता है 180। ठीक है। और ये क्या है AMU, इसका ये मॉलिक्यूलर मास आ गया और इसको एक्सप्रेस किया आपने ग्राम के अंदर और ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। और इसके अंदर कितने नंबर होंगे, 6.022 एक्सपोनेंट 10 पावर 23। ठीक है। इस तरह एक और मिसाल अगर लेंगे तो उसके अंदर भी आपके पास यही चीज होंगी। ठीक है। अब यहां पर जरा समझते हैं इसको, अब इसको जरा समझते हैं इस तरह कि यहां देखो ये आपके पास है एटम, ये है मॉलिक्यूल, ये है मॉलिक्यूल, ये है मॉलिक्यूल, और ये भी आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है। एटम के अंदर पार्टिकल्स की तादाद ये है। ठीक है। और वो भी क्या है, 1 मोल है। ठीक है। ये है मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और इसका अमाउंट यानी उसका मास क्या है 2 AMU, और इसके अंदर पार्टिकल्स इतने हैं और वो भी 1 मोल के बराबर है। आपके पास ये सब्सटेंस है मॉलिक्यूल और इसका जो मास है वो 32 और ये भी 1 मोल के बराबर, उसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल है, सबके अंदर यही नंबर ऑफ पार्टिकल आ रहे हैं। तो बेटे याद रखो ये है सब तो 1 मोल के बराबर। ठीक है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क यह है कि इनमें जो आपके पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल सबके क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। पार्टिकल डिफरेंट है बट जो क्वांटिटी है नंबर्स की वो सेम है। बाकी आपके पार्टिकल्स क्या है, सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। अब जरा इसको और भी आसान करके समझा देता हूं, जैसे कि ये आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है। ये आपके पास दूसरा कंटेनर है और ये आपके पास क्या है, तीसरा कंटेनर। ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हमने गैस के मॉलिक्यूल रख दिए, जैसे कि मैं कहता हूं कि इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो आपका ऑक्सीजन है। ठीक है। इसके अंदर मैंने रख दिया हाइड्रोजन गैस, इसके अंदर मैंने रख दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। अब अगर हम देखें यहां पर तो इसके अंदर भी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, 6.022 एक्सपोनेंट 10 पावर 23, बशर्त कि ये आपका 1 मोल बराबर हो। तो मैं कहता हूं ये सब के सब 1 मोल के बराबर है, ये सब के सब क्या है, 1 मोल के बराबर। तो इन सब के अंदर ये नंबर मौजूद होगा 6.022 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल। इनके पार्टिकल्स
साइज में इनसे क्या होंगे, इनके पार्टिकल के साइज से अलग, इनके पार्टिकल्स के साइज से अलग। ठीक है, अब यहां पर इन सब, ये सब के सब क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो ये कौन से मॉलिक्यूल होंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। ये कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। ये कौन से मॉलिक्यूल होंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल। तो लिहाजा पार्टिकल सबके सब क्या आ गए, पार्टिकल सबके डिफरेंट आ गए। ठीक है, बेशक क्वांटिटी सेम आई है, ठीक है, लेकिन पार्टिकल्स क्या आ गए, डिफरेंट। ये क्वांटिटी सेम आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मीन्स के कांस्टेंट। ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो जरा और समझा देता हूं, मोल और समझा देता हूं। मोल दरअसल एक नंबर है, क्या है बेटा, एक नंबर है। क्या है, एक नंबर है। अगर आपके पास एक मोल का कोई भी चीज है तो समझ लो कि उसमें इतने नंबर हैं, इतने नंबर हैं, 6.022 एक्सपोनेंट 23। और याद रखो बेटा कि ये जो नंबर है, इस नंबर का नाम क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर। क्या है, इस एवोगैड्रोस नंबर, इस नंबर का नाम एवोगैड्रोस नंबर। और ये नंबर आपके पास क्या है बेटा, ये नंबर आपके पास कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि बेटा फिक्स्ड होता है। जरा आ जाए मैं आपको मिसाल से समझाता हूं कि आप जब भी मार्केट जाते हैं, तो मार्केट में जब भी जाते हैं तो आप कहते हैं कि 1 दर्जन बनाना दे, तो 1 डजन बनानास। ठीक है, तो बनानास 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12। ठीक है, 12 नंबर होते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि 1 डजन, 1 डजन 13 या 14 या 10 के बराबर हो, नहीं। क्योंकि 1 डजन कितने के बराबर होता है, 1 डजन होता है 12 के बराबर। जैसे कि मिसाल ले लो कि एक पेयर कितने के बराबर होता है, एक पेयर होता है 2 नंबर्स के। कभी ऐसा हुआ है कि 3 के बराबर, नहीं। तो दरअसल बात यह है कि जो जब भी मॉल की बात आ जाए तो मॉल इतने नंबर के बराबर है, यानी एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि मॉल कुछ भी नहीं है, दरअसल क्या है, एक नंबर है, और वो नंबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर। ये बात समझ आ गई। तो जब भी एक मोल की बात की जाए, एक मोल की बात, तो उसके अंदर आपको हमेशा ये नंबर नजर आएंगे। ठीक है बच्चा, अब जरा आ जाए और समझाता हूं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ये एग्जांपल तो हमने पीछे भी पढ़ी है, लेकिन इस बार मोल के हिसाब से समझा। 1 मोल ऑफ H2 गैस, तो कितना होगा, एक हाइड्रोजन का होता है बेटा 1 AMU। ठीक है, लेकिन जब मोल की बात आ जाए तो AMU के बजाय हम क्या करते हैं, ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। और अगर आपके पास 2 हाइड्रोजन हो जाए तो फिर इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कितना आ जाएगा, 2 ग्राम आ जाएगा। अब जरा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितने के बराबर है, 2 ग्राम के बराबर है। अब जरा एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कितने के बराबर होगा, 32 ग्राम के बराबर होगा। और जरा समझाते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कितने के बराबर होगा, वो होगा 44 ग्राम के। ये 44 कैसे आता है, तो अभी पीछे भी समझाया था कि इसमें कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन होता है 2 टाइम्स, तो ये हो गए 32। इसको करोगे तो 4 एंड 4 आ गए आपके पास। ठीक है, अच्छा जरा और समझा देता हूं, एक और मिसाल। जैसे कि हमने लिया था 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 ग्राम। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ H2SO4,
तो ये कितना आ जाएगा, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ये आ जाएगा 98 ग्राम के। ठीक है, तो ये जो जितने भी मोल आ रहे हैं ना, 1 मोल, ये उसके दरअसल मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि आपका जो 1 मोल है वो दरअसल बराबर है 1 मोलर मास के बराबर है। ठीक है, मोलर मास किसे कहते हैं बेटा, कि जब आप क्या करते हो, मोलर मास आप जैसे कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास, इसको भी आप जब ग्राम में लिखते हो तो उसे भी आप क्या कहते हो, मोलर मास। तो इसलिए आप 1 मोल सपोज करते हो मोलर मास के। ठीक है, तो इन दोनों की डेफिनेशन सेम आ गई। ठीक है, अब ये यहां पर जो आपका आ रहे हैं 1 मोल, तो पीछे आपने पढ़ा था कि मोल दरअसल क्या है, मोल आपके पास है नंबर 6.022 एक्सपोनेंट 10 पावर 23। तो बेटा याद रखो, ये मैंने कहा था कि कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ऐसे, एन ऐसे, सही है। ऐसे मतलब क्या है, एवोगैड्रो, और एन का मतलब क्या होता है, नंबर। ये क्या बना, एवोगैड्रोस नंबर बना। ठीक है, तो एन ए, कैपिटल एन और कैपिटल ए, लेकिन बॉटम साइड पर लिखना होगा। तो वो आपका पीछे जो आपने पढ़ा था कि मोल कितने के बराबर होता है, मोल बराबर होता है एन ए नंबर के। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि आपका 1 मोल जो है वो कितने के बराबर है, वो बराबर होता है एन ए नंबर्स के। ठीक है, आपका 1 मोल कितने के बराबर होता है, 1 मोल जो है वो एन ए के बराबर है, और एन ए नंबर जो है वो क्या होता है, वो आपके पास होता है 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है बच्चा, तो ये आपके पास आ गया। अब जरा गौर से सुने, मैं कुछ कहने जा रहा हूं आपके साथ। हाँ, तो जो हम पार्टिकल्स पार्टिकल्स कर रहे हैं ना बेटा, तो ये पार्टिकल्स जो है इसका भी अब क्लियर कर लेते हैं। पार्टिकल्स आपके पास क्या हो सकते हैं बेटा, एटम्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स आपके पास मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स आपके पास क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं आपके पास, फॉर्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब जरा आगे देखते हैं, आ जाए कि आपके पास मोल फाइंड करने का भी तरीका होता है, कि मोल्स के रिलेशन होते हैं, मोल रिलेशनशिप। ठीक है, मोल रिलेशनशिप। अब इससे यानी हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इससे आपको और समझ आ जाएगा कि मोल क्या चीज है। तो मोल की रिलेशनशिप, मोल रिलेशनशिप हम पहले पढ़ेंगे, मोल मास रिलेशनशिप। मोल मास रिलेशनशिप, मोल मास रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपका जो मोल है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बराबर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो n इक्वल टू एम ओवर कैपिटल एम होता है। ठीक है, तो अब यहां पर जरा देखें, ये जो n है ये क्या चीज है, तो बेटा n जो होता है वो मोल है, और आपका स्मॉल m क्या होता है, ये होता है मास ऑफ सब्सटेंस। ये किसी भी सब्सटेंस का क्या है, आपका मास है। जैसे कि क्या होगा आपके पास, सोडियम क्लोराइड हो सकता है। ठीक है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, आपके पास H2SO4 हो सकता है, HCl हो सकता है। ठीक है, तो NaOH, मतलब जितने भी आपके पास सब्सटेंस होंगे, केमिकल सब्सटेंसेस होंगे, वो उनका जो अमाउंट होगा वो आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, और कैपिटल M क्या चीज है बेटा, कैपिटल M दरअसल मोलर मास है। क्या है, मोलर मास। अब ये जो मोलर मास है उस सब्सटेंस का होगा जिसका आपको मास गिवन होगा। ठीक है, और इस सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है ये भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब जरा हम देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का काम कैसे करना है। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि सवाल से कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
सब्सटेंस मैं आपको दे देता हूं NaCl, ठीक है, इन 5 मोल्स, ठीक है। तो सवाल में ये लिखा है कि 5 मोल्स आपको दिए हैं। जरा सवाल को उतारते हैं डेटा और गिवन वैल्यूज, और इसके अंदर आपको क्या गिवन है, तो आपको मोल्स दिया है, मोल्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, मोल्स आपको गिवन है, और सब्सटेंस आपको क्या गिवन है, सब्सटेंस आपको गिवन है NaCl। तो बेटा NaCl का मोलर मास हमें फिक्स्ड यानी इसका याद होना चाहिए, या हम निकाल लेते हैं। Na का होता है 23 ग्राम और Cl का होता है 35.5 ग्राम, ठीक है। तो ये आपके पास आया, और 23 प्लस 35.5 ग्राम। अब इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल बराबर होता है मोलर मास, ठीक है, मोलर मास के। तो पर मोल पर जो भी मास आता है वो आपके पास क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका यूनिट क्या आता है, ग्राम पर मोल। मोलर मास दरअसल 1 मोल के बराबर होता है, इसलिए पर मोल पर जितना मास आ रहा है इस कंपाउंड का, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है 58.5। ये क्या है, 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये यहां लिखना चाहिए था ओवरऑल के, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया वो आपके पास 58.5 आया, ठीक है। मालूम क्या करना है बेटा, मालूम करना है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी स्मॉल एन, ठीक है। क्या मालूम करना है, स्मॉल एम मालूम करना है। अब यहां पे सॉल्यूशन, ठीक है, एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि इसके लिए हमने क्या करना है, फॉर्मूला क्या यूज करना है। तो जरा इसे समझते हैं। यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, इसे थोड़ा रेस कर देता हूं, स्पेस बन जाए। तो हमारा फॉर्मूला ये कहता है एन इक्वल स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो मुझे स्मॉल एम कितना वो मुझे मालूम करना है, स्मॉल एम मुझे क्या करना है, मालूम करना है। जो चीज मुझे मालूम करनी है मैं उसको क्या कर देता हूँ, रेड से लिख देता हूँ, ठीक है। ये मुझे मालूम करना है। अब बेटा ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये फॉर्मूला मेरे पास यू बन जाएगा, एम इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम, ठीक है बच्चा। अब मुझे एम मालूम करना है, तो एन कितना दिया था 5, और ये आपके पास कितना आया 58.5। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 58.5 कितना आंसर आया, ये आपका आ गया 292.5, 292.5 ग्राम आ गया, ठीक है। अब ये जो है आपके पास, ये आपके पास अमाउंट आ गया 5 मोल्स के अंदर। अब जरा इस चीज को समझे कि ये जो कैलकुलेशन हमने की है, क्या मकसद है इस कैलकुलेशन की। तो आपको आसान अल्फाजों में जरा समझा लेता हूं। दरअसल ये कैलकुलेशन जब भी आप करते हो तो ये एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए करते हो, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूं, जरा गौर से सुनो। हमारा ये काम कोई फजूल नहीं है, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन आपने की ये एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए की है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो आपका NaCl है, NaCl, इस NaCl का मैंने क्या करना है, एक सॉल्यूशन तैयार करना है। सपोज मैंने एक सॉल्यूशन तैयार करना है, उस सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए आप मुझे 5 मोल्स NaCl ला के दे दो। तो 5 मोल्स NaCl, अब 5 मोल्स तो आप नहीं, उसको तो जैसे आपके पास अगर ये NaCl मौजूद है तो 5 मोल्स आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, सही उसका। तो आपको क्या करना होता है, आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है जिसमें आप क्या करते हो, अमाउंट की फॉर्म में आप NaCl को ले लेते हो, ठीक है बच्चा। तो आप अमाउंट की सूरत में लेते हो, और अमाउंट जो कि आपके मोल्स पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आपका
मोल मास था, अब मोल पार्टिकल रिलेशनशिप करते हैं। मोल पार्टिकल रिलेशनशिप, मॉल पार्टिकल रिलेशनशिप। मॉल पार्टिकल रिलेशनशिप क्या है? मॉल पार्टिकल रिलेशनशिप में आपके पास मोल कैपिटल एन डिवाइड बाय कैपिटल एन ए। अब जरा समझते हैं कैपिटल एन ए क्या है। दिस इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल। ये क्या है आपके पास? नंबर ऑफ पार्टिकल है। और आपका ये एन ए क्या है? तो आपको पीछे ही समझाया था, ये है एवोगेड्रोस, एवोगेड्रोस नंबर है। क्या है बेटा? ये आपका एवोगेड्रोस नंबर है। तो एन क्या हुआ? स्मॉल एन जो है आपका, वो आपका नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है बेटा? तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या कहती है? ये फॉर्मूला कह रहा है कि आपका नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एन ए। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन 6.022 एक्सपोनेंट 10 पावर 23 पार्टिकल्स। तो ये सवाल क्या लिखा हुआ है? इस सवाल को जरा समझे बेटा। ये सवाल मैं इजी इजी करके दे रहा हूं, इसके बाद टफ सवाल आएंगे। तो आपको मालूम क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने, और क्या गिवन है आपको? CaCl2 गिवन है, और आपको ये नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं। ठीक है? तो बेटा जरा गौर से सुनो। इन्होंने मुझे एन दिया है, कैपिटल एन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए? 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल इन्होंने मुझे खुद दिए हैं। ठीक है? सवाल के अंदर। और आपका कांस्टेंट जो होता है वो कितने के बराबर होता है? ये एवोगैड्रो नंबर होते हैं 6.022 एक्सपोनेंट 10 पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है बेटा। कंफ्यूज नहीं होना, अब मैं आपको समझाता हूं। ये जो है इन्होंने खुद दिया है, इन्होंने कहा कि ये सब्सटेंस के अंदर इतने हैं, और ये आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है? क्योंकि ये 1 मोल के बराबर हम सपोज करते हैं। तो ये जो आपका एन आ रहा है, ये सपोज करते हैं, क्या करते हैं? ये सपोज करते हैं ये फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है। कितने के? 1 मोल के। लेकिन इसका कोई पता नहीं कि ये 1 मोल के बराबर है कि नहीं है। ठीक है बेटा? समझ आ गई बात? लेकिन ये जो इतना लिखा है 6.022 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल, तो ये तो इसके बराबर आ रहे हैं Na के, तो इसलिए ये 1 मोल के बराबर है। ठीक है? ये भी 1 मोल के बराबर है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि आपका ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल नंबर है, ये कभी 1 मोल के बराबर भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। लेकिन ये जो नंबर है आपके हमेशा 1 मोल के बराबर आएंगे। ये बात कहना चाह रहा था। अब रिक्वायर्ड में क्या मांगा है? ये था आपका डेटा। ठीक है? रिक्वायर्ड में क्या मांगा है आपसे? रिक्वायर्ड में मांगा है उसने एन, नंबर ऑफ मोल मांगे, सॉल्यूशन। और हम जानते हैं एज वी नो डेट, हम जानते हैं एज वी नो डेट, हम जानते हैं। क्या जानते हो आप? कि आपका जो एन है वो बराबर है कैपिटल एन अपॉन एन ए। तो बताओ ऊपर एन क्या है? 6.022 10 पावर 23 पार्टिकल। नीचे आपका एन ए क्या है? 6.022 10 पावर 23 पार्टिकल। अब जरा देखो दोनों नंबर क्या है? सेम आ रहे हैं, तो डिवाइड में है, तो क्या करोगे? डिवाइड यानी कैंसिल कर दोगे, और कैंसिल करके आपका एन कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। तो एन इक्वल टू 1 मोल। तो आपने जो इतने मोल्स लिए, या सॉरी इतने पार्टिकल्स जो लिए थे CaCl2 के, इसका मतलब यह है कि आपने 1 मोल जो लिया है उसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए। ठीक है? यानी मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल का CaCl2 है, तो बताओ उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? तो सिंपल 6.022 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल। ठीक है? इससे हम क्या करते हैं? किसी भी सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स की क्वांटिटी मालूम करते हैं। समझ आ गई बात? अब इसके अलावा हम और क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद हम इसको जरा डिफिकल्ट पे लेके जाएंगे। अब आता है आपका रिलेशनशिप नंबर 3, मोल वॉल्यूम
रिलेशन शिप। अब यहां पर वॉल्यूम का लफ्ज आया, किस चीज का? वॉल्यूम का। तो इससे पहले मैं आपको यहां पे एक टॉपिक समझाना चाहता हूं, वो है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ये मोलर वॉल्यूम दरअसल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस occupied एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या होता है, समझाता हूं। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये होता है एसटीपी का मतलब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर का मतलब स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और या तो 273 केल्विन होगा। और प्रेशर, प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर या 760 टोर ले सकते हो। ठीक है, अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है एसटीपी पर, तो वो कहलाता है मोलर वॉल्यूम। वो क्या कहलाता है? मोलर वॉल्यूम। वो कहलाएगा मोलर वॉल्यूम। ठीक है, एसटीपी पर अगर कोई भी गैस वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है तो वो आपका कहलाता है, वो आपका कहलाता है मोलर वॉल्यूम। वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका मोलर वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है बेटा, अब जरा समझते हैं कि एट एसटीपी, एट एसटीपी, जरा इसे ठीक से लिखते हैं। तो एट एसटीपी, एसटीपी पर ये क्या होता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस वो ऑक्युपाई करता है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम। बेटा इसके लिए शर्त क्या होता है? इसके लिए शर्त ये होता है कि आपका टेम्परेचर और प्रेशर, ये सबके लिए क्या होना चाहिए? ये सबके लिए कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, सबके लिए मतलब क्या है, अब जरा समझाता हूं। आपने ले लिया 1 मोलर, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, वो है मोलर वॉल्यूम के बराबर। अब मैं एक और लेता हूं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, और ये कितने के बराबर होगा? ये होगा मोलर वॉल्यूम के बराबर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सारा काम क्या है? एसटीपी पर है, और एसटीपी का मतलब सबके लिए क्या होगा? टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा, ये जो आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब एक और लेते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते जरा, ये भी क्या होगा? मोलर वॉल्यूम इसका होगा। ठीक है, अब ये जो मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम मैं कब से कह रहा हूं? दरअसल मोलर वॉल्यूम जो 1 मोल पर होता है वो आपके पास होता है 22.4 DM³ इतना वॉल्यूम घेरता है। और ये वॉल्यूम आपके पास क्या कहलाता है? ये वॉल्यूम आपके पास कहलाता है मोलर वॉल्यूम, 22.4 DM³। ठीक है बच्चा, अगर मैं क्या करता हूं, आपका वॉल्यूम यहां पर 2 टाइम्स करता हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई। यानी आपका मोल अगर मैं बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और अगर मैं इसको जितना बढ़ाऊं 4 टाइम्स करूं तो ये भी क्या होगा? 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बेटा, अब जरा ये जो रिलेशनशिप है इसको जरा समझते हैं। तो यहां पर जरा आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ये जो आपका रिलेशनशिप आ रहा है, मॉल वॉल्यूम रिलेशनशिप, कैसे समझे? ये होता है एन
फॉर्मूला क्या है, एन इक्वल टू वी अपॉन वी एम, वी अपॉन वी एम। अब जरा समझते हैं कि वी जो होता है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस या वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है भाई। और जो आपका वी एम होता है, इसका मतलब क्या है, इस एम का मतलब होता है मोलर, और वी का मतलब क्या होता है, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। और जो आपका स्मॉल एन आता है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका है। अब सवाल इसके लिए यह है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक गैस है, कौन सा गैस है, ऑक्सीजन गैस है। आपने उसका वॉल्यूम मालूम करना है इन 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये जो वॉल्यूम मालूम करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है बेटा, एट एसटीपी, यानी एसटीपी पर मालूम करना है। तो डेटा गिवन वैल्यूज, जो चीजें गिवन है इसको जरा देखें कि क्या गिवन है। आपको 0.5 मोल दिया हुआ है, तो इसके लिए जो सिंबल होता है वो एन होता है। और आपको क्या गिवन है बेटा, याद रखो वी एम 1 मोल के बराबर होता है, तो डबल 2.4 डी एम क्यूब। सही है, ये क्या है, ये आपका फिक्स्ड होता है, ये आपको समझाया कांस्टेंट है। रिक्वायर्ड क्या पूछा है आपसे, उसने पूछा है आपसे कि वॉल्यूम मालूम करें। क्या मालूम करें, वॉल्यूम मालूम करें। तो वॉल्यूम मालूम करते हैं, एज वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं, एन इक्वल टू वी अपॉन वी एम। तो ये v हमने मालूम करना है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जरा यहाँ आगे देखो, v, ये v रह गया, और ये वी एम कहाँ चला गया, n के साथ, तो n मल्टीप्लाई बाय वी एम। तो v और n कितना दिया है, 0.5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय, और ये कितना है, डबल 2.4 डी एम क्यूब। जब ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो v का आंसर क्या आएगा, 11.2। क्या आ जाएगा, 11.2 हो जाएगा। और v का यूनिट क्या होता है, डी एम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और यूनिट भी होते हैं, लेकिन हम जो काम करेंगे वो डेसीमीटर क्यूब के अंदर काम करेंगे। ठीक है बच्चा, आपने 3 रिलेशनशिप पढ़ ली है। कितने, 3 रिलेशनशिप। अब इन रिलेशनशिप को हम क्या कर सकते हैं, मिक्स करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिक्स करके कैसे पढ़ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूं कि मॉल, मास, पार्टिकल और वॉल्यूम, इन सारे रिलेशनशिप को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इनका क्वेश्चन भी, रिलेशनशिप, इनके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, अब जरा मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं आखिरी, जिसपे मोल्स का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। 1 मोल बराबर है किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास के। इस 1 मोल के अंदर बराबर होते हैं 6.022 एक्सपोनेंट 10 पावर 23 पार्टिकल्स। 1 मोल बराबर होता है डबल 2.4 डी एम क्यूब। ठीक है, तो ये पूरा आपका मोल कॉन्सेप्ट, ये क्या है आपका, ये कहलाता है मोलर वॉल्यूम। ये क्या है, मोलर वॉल्यूम। ये क्या है आपका, ये है एवोगैड्रोस नंबर। ये आपका मोलर मास है किसी भी सब्सटेंस का, ये क्या है, मोलर मास। और आपका मोल इन इनके बराबर होता है, 1 मोल मोलर मास के बराबर, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, और मोलर वॉल्यूम के बराबर। इसके लिए अलग कंडीशन है कि ये एट एसटीपी पर होना चाहिए। ये आपका क्या होता है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए शर्त ये होता है कि आप तमाम सब्सटेंसेस का वॉल्यूम सेम रखोगे। ठीक है,
क्या रखोगे, वॉल्यूम सेम रखोगे। जैसे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो भी है, इन सब का अगर आप वॉल्यूम क्या रखते हो, सेम, तो इनमें आपको 6.022 एक्सपोनेंट 10 पावर 23 पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है। तो वॉल्यूम सेम रखना, तो इसका मतलब कि ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस है इसके अंदर इतने पार्टिकल्स आ गए, और आपको पता है कि ये 1 मोल के बराबर है। वॉल्यूम सेम रखना, जरा गौर से देखो क्या आता है आपके पास, 2.4, मतलब इन सबका 2.4 रखोगे तो उसके अंदर ये आपको नजर आएंगे। तो मतलब ये है कि इसको हर एंगल से आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसे मजीद कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा। तो उम्मीद है कि आपको शुरू के अंदर जो भी समझाया उस पर जरा फोकस करें, दोबारा देखे, स्लो करके देखे। मैंने बहुत फास्ट पढ़ा है लेकिन स्लो करके देखे, उम्मीद है कि आपको वो चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब जरा एक और चीज समझा देता हूं कि ये जो मोल्स हैं, जैसे कि आपका आता है NaCl। समटाइम ये होता है कि जब ये टूटता है तो आपको क्या मिलता है, Na+ और Cl- मिलता है। ठीक है, तो यहां देखो, यहां पर इक्वेशन के अंदर ये क्या है, ये है ओवरऑल 1 मोल। ठीक है, तो इस 1 मोल ऑफ NaCl के अंदर सोडियम आयन कितने होंगे, तो सोडियम आयन कितने होंगे, जरा इस इक्वेशन को पहले क्या कर लो, बैलेंस। ये इक्वेशन तो पहले से क्या है, बैलेंस है। बैलेंस है, तो यहां कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है, तो इसका मतलब क्या हो कि ये भी क्या है, 1 मोल के बराबर है। और इस आयन, ये आयन भी क्या है, ये आयन भी 1 मोल के बराबर है। ठीक है बेटा, अब जरा एक और इक्वेशन, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये अगर टूटेगा तो Mg+2+Cl-1 और इसके सामने लगेगा 2। तो इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, बैलेंस। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, बैलेंस। ये आपके पास क्या है, 1 मोल। ये आपके पास क्या है, 1 मोल। लेकिन ये आपके पास कितने मोल है, ये 2 मोल। तो कह रहे हैं कि ये जो सोडियम, ये जो आपके पास क्लोराइड आयन है, मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर इस तरह इसकी कोई भी क्वांटिटी हो, मिसाल के तौर पर ये 1 मोलर है, क्या है, 1 मोलर। अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि इसका कुछ मास है, और यहां पर मैं अगर इसका मास निकालना चाहूं तो मास 2 से क्या हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इन सिंपल उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ओके, यहां तक आपने हमारे साथ कंप्लीट वीडियो देखी कंसेप्ट ऑफ मोल के ऊपर। उम्मीद है कि आपको मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और हम आपके लिए और इस तरह स्पेशल वीडियो के अंदर स्टोशियोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको हम समझाएंगे।